Good morning, students. I am again with you with another topic from your chapter Peace. हमने पीस के बारे में जाना. Absence of war is peace. Simply it defined. It is defined that absence of war is known as peace. But we have already gone through. हमने ये भी देखा है कि केवल वार जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे टेंशन्स हैं, हमारे बॉर्डर्स प्रॉब्लम्स हैं. ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी शांति को भंग करती है. इस प्रकार से जो आपका अनदर टॉपिक है, जिसमें कुछ विद्वानों का मत है, इनका रिपोर्ट है, जिन्होंने 3 प्रकार के डिस्टिंग्विश्ड अप्रोचेज बताए हैं, यानी डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द परस्यूट ऑफ पीस. यानी विभिन्न तरह की विचारधाराएं, विभिन्न तरह की आइडियाज़ और दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिससे शांति लाई जा सकती है, स्थापित हो सकती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये 3 कौन कौन से हमारे अप्रोचेज हैं, अर्थात दृष्टिकोण, विचार. पहला है कि हमारा कंपटीशन एमंग द स्टेट्स, अर्थात स्टेट्स के जितने भी दुनिया के देश हैं उसमें कंपटीशन है. स्टेट्स से रिलेटेड है, स्टेट्स की और स्टेट की संप्रभुता, आई मीन सॉवरेनिटी, और उसके द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि कंपटीशन फैक्ट है. आज के माहौल में, आज की दुनिया में कंपटीशन आवश्यक है. अब बात आती है कि इस दृष्टिकोण से हम कंपटीशन को कैसे कहेंगे कि ये शांति स्थापित कर सकती है. तो सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन के माध्यम से, चूँकि कंपटीशन होगा तो सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर के लिए आपस में इनका एक कंपटीशन होगा. चूँकि आपस में अगर मिलिट्री पावर के लिए, अर्थात वीपन्स के लिए, जब इनमें कंपटीशन होगा और सारे लोगों के पास, सारे स्टेट्स के पास अगर सिमिलर वे में अगर उनके पास वीपन्स होंगे तो ये बैलेंस ऑफ पावर्स हो जाएगा. अर्थात कोई भी दूसरा एक स्टेट दूसरे किसी स्टेट पे अटैक नहीं करेगा. तो ये कंपटीशन को उद्देश्य माना गया, एक दृष्टिकोण माना गया शांति की स्थापना के लिए. और इसके एग्जाम्पल्स के रूप में दिया गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अर्थात 1945 के बाद, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के आपस में, चाहे वो एथनिक प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो बॉर्डर प्रॉब्लम थे, या फिर यूँ कहें कि जो हार गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और जो जीत गए थे, उनमें निश्चित रूप से वार एंड हो गया, लेकिन उनके बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ गई. किंतु इन्होंने दोबारा किसी तरह की इस प्रकार की वर्ल्ड वार न हो या कोई बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हो, इन लोगों ने वीपन्स इकट्ठा किया और अपने को स्ट्रॉन्गर बनाया, ताकि कोई भी एग्रेसिव स्टेट दूसरे स्टेट पे अपने वीपन्स की बल पे अटैक न कर सके. तो ये था हमारा कंपटीशन. हमारा ये फर्स्ट जो था कि कंपटीशन एमंग द स्टेट्स मस्ट बी देयर. सेकंड है राइवलरी. देखो, हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपटीशन और राइवलरी में अंतर है. कंपटीशन इज फॉर गुड पर्पसेस, वाइल राइवलरी हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं
एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। किंतु यहाँ पे दूसरा जो हमारा अप्रोच है वो है राइवलरी, अर्थात स्टेट्स के बीच में आपस में राइवलरी। किस चीज़ के लिए? सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। किंतु इस दृष्टिकोण में, इस अप्रोच में अंडरस्कोर्स किया इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को, और इसने एक मन में इस तरह की पॉजिटिविटी लाई सारे स्टेट्स के बीच में। इस तरह की बातें इस दृष्टिकोण को सपोर्ट करने वाले का कहते हैं कि इस राइवलरी से हमने जितने स्टेट्स हैं वो उनके सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बार साइड में रख के और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, ए गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर द होल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड। मीन्स इसको डेवलप किया जा सकता है, अर्थात हम एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, आप न केवल अपने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें बल्कि एक ग्लोबल कम्युनिटी को देखें जहाँ पे आप पॉलिटिसाइज्ड हो, यानी सोशल और इकोनॉमिक से हट करके अगर आप पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, राजनीतिक संबंध आपका होता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक गारंटी देता है अकॉर्डिंग टू दी सपोर्टर्स ऑफ दिस अप्रोच कि हम पूरे वर्ल्ड में पीस की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए ये हुआ कि जब इस तरह के दृष्टिकोण होंगे तो लोगों में आपस में, यानी एक बॉर्डर हमारा लिमिट्स नहीं रह जाएगा। जब पॉलिटिकल अलायंस होंगे तो डेफिनेटली वन स्टेट विल गो अक्रॉस द बॉर्डर एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल यूनिफिकेशन विद द स्टेट्स इट इज़ अलाइनिंग, जिससे ये संबंधित हो रहा है उस स्टेट्स के साथ, एक पॉलिटिकल उसका संबंध बढ़ेगा। इससे एक ग्लोबली पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और सारी कम्युनिटी के बारे में हम सोचना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब ग्लोबलाइजेशन की स्थापना हुई, जब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे देश एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं, जहां अपनी इकोनॉमी, अपनी सोशल सिस्टम, अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, अर्थात हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, अर्थात एक के बिना एक की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। और थर्ड अप्रोच आपका है जिसके बारे में कहा जाता है, आपने भी देखा कि नेचर इज ऑलवेज चेंजिंग, तो क्यों नहीं स्टेट का, किसी नेशन का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो भी एक पासिंग फेज में रहेगा, अर्थात चेंजिंग फेज में रहेगा। यानी जो भी सिस्टम आपने अपने देश में, स्टेट में या नेशन में डेवलप किया है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो अगर हम किसी स्टेट के सिस्टम को अगर चेंजिंग अवस्था में लाते हैं, अर्थात जहाँ है वहीं पे लकीर की फकीर की तरह पड़े हुए नहीं हैं, बल्कि उससे आगे की बात हम सोचते हैं, और गारंटी देता है इस तरह के ये तीनों अप्रोच कि आप इस तरह से शांति की स्थापना पूरे विश्व में की जा सकती है। सेकेंडली, इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अर्थात जैसे पीपल्स डेवलपमेंट, पीपल्स मूवमेंट, लोगों का आंदोलन, एंड मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं जो पूरे विश्व में आज MNC वर्क कर रही है, इनके माध्यम से जो भी सिचुएशन है, यानी कहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो तो जहाँ पे भी बैकवर्ड एरियाज हैं वैसे स्टेट्स हैं जो विलिंग है, इच्छा है कि हमारे यहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनी आए, ऐसे इन्वेस्ट करें, मनी इन्वेस्ट करें,
अपने टेक्नोलॉजी और साइंस लाएं। तो इस तरह के ये लोग भी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, पीपल्स मूवमेंट, लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं और इनके अतिरिक्त जो सारे गवर्नमेंट्स हैं, अगर हम एक डायलॉग की बात शुरू करें, ऐसा कोई नहीं है सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस दुनिया में नहीं है। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बट जस्ट वी हैव टू गो थ्रू द इंटरैक्शन। मीन्स वन स्टेट हैज़ टू गो थ्रू इंटरैक्शन विद द अदर स्टेट। तो जब बातें होंगी एक टेबल पे इनकी, निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। अब ये तीनों बातों की, ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी? तो इस तरह की फोर्थ पॉइंट बनता है कि दिस ऑल थ्री अप्रोचेस आर एम्बॉडीड इन द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात यूनाइटेड नेशंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हर देश उसके मेंबर्स हैं, इसके पास ये तीनों अप्रोच जो बीच बीच में अपने एजेंसीज के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का एक अवलोकन करते हैं, सर्वे करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और पता लगाते हैं कि किसी चीज़ की कहाँ पे क्या कमी है, कैसे शांति की स्थापना हो। यदि कहीं पे चांसेस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है तो ये इंटरवेन करते हैं हमारे यूएनओ और वहाँ पे शांति स्थापित कर सकती है। इसके बाद यूएनओ हमारे संपूर्ण विश्व के स्टेट्स को मेंबरशिप देती है, किंतु आपको भी पता है कि यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसमें 5 ऐसे देश हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिला हुआ है और उनको वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर इन 5 देशों में से एक देश भी किसी विषय पे, किसी इशू पे डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल पास नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा सा हम ऐसा लगता है, लेकिन पैट्रियटिज्म जिसमें ये सिस्टम हायरार्की है इसमें, लेकिन इस हायरार्की के माध्यम से निश्चित रूप से इस वीटो पावर के माध्यम से अगर 4 मिलके कहीं पे वार को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक उसको रोक सकता है। हालांकि इस तरह के वीटो पावर से कहीं ना कहीं गलतियां भी हुई हैं, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यूएनओ will play its role in the establishment of peace. That's why the advocates, they have advocated, supported that those 3 approaches are already inherent in United Nations of organization, and that will do better. It is expected for the establishment of peace throughout the world. इस प्रकार से तीनों हमने अप्रोचेज आपको बताया और आज के टॉपिक यहीं पे एंड, फिर हम मिलेंगे।